हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग मिनकॉस्की स्पेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे मिनकॉस्की स्पेस क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके मैथमेटिकल पार्ट को, इसके डेरिवेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को ही समझा था एक और वीडियो में, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में डेरिवेशन भी। तो मिनकॉस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है इंटरनल वर्ल्ड, एक होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड मतलब हमारा माइंड, और एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब जो हमारे माइंड के चारों तरफ होती है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो होता है वो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस से नहीं बना होता है। ये मिनकॉस्की ने बताया, मिनकॉस्की साइंटिस्ट ने ये बताया कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशनल स्पेस से नहीं बना हुआ होता है, बल्कि ये कैसा होता है, 4 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है, 4 डायमेंशन। देखिए, 3 डायमेंशन का मतलब क्या, 3 डायमेंशन का मतलब एक्स, वाई एंड जेड। ये आपको पता होगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, ये 3 डायमेंशन को बताता है। तो मिनकॉस्की ने कहा भैया 3 डायमेंशन नहीं, ये 4 डायमेंशन होना चाहिए। यहाँ पे हम टाइम को एज अ 4th डायमेंशन इंक्लूड करेंगे। 3 डायमेंशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन चौथा डायमेंशन क्या होगा, टाइम होगा, जिसको स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम कहा गया। और इसको हम लोग मिनकॉस्की स्पेस कहते हैं या फिर वर्ल्ड स्पेस कहते हैं, क्योंकि मिनकॉस्की ने ही इसके बारे में बताया। तो मिनकॉस्की स्पेस आपको क्लियर होगा कि इट इज अ 4 डायमेंशनल स्पेस इन विच 4th डायमेंशन इज अ टाइम। 4th डायमेंशन क्या लेते हैं हम, टाइम लेते हैं। तो यही होता है हमारा मिनकॉस्की स्पेस। तो ये है इसकी डेफिनेशन बेसिक। अब यहाँ पे देखिए 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो हम एक्स वाई जेड की जगह पे x1 x2 x3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कहते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट। और जो हमारा 4th कोऑर्डिनेट होता है x4, उसको हम टाइम कोऑर्डिनेट कहते हैं। बेसिक है, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बेसिक लिख लेते हैं, एग्जाम में लिखने का काम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप एग्जाम में, इवेंट इन वर्ल्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स नोन एज वर्ल्ड पॉइंट्स। देखिए, वर्ल्ड हम किसको कहते हैं, वर्ल्ड इसी को कहते हैं, मतलब जो 4 डायमेंशन में जो भी पार्ट होता है उसको हम वर्ल्ड कहते हैं। तो जो भी वर्ल्ड में जो इवेंट होता है उसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई घटना हुई, तो इसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पी को हम क्या कहेंगे कि ये वर्ल्ड पॉइंट है। वर्ल्ड में है तो वर्ल्ड पॉइंट हो गया। अच्छा ठीक है, अब वर्ल्ड स्पेस में उस किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से आपको पता है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड लाइन। सिंपल सी बात है। अब स्पेस टाइम जो होता है एक मैट्रिक टेंसर होता है। ये क्या चीज होता है, अभी इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन चीज क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मिनकॉस्की स्पेस जो होता है वो किस में लागू होता है। देखिए, मिनकॉस्की स्पेस क्या, स्पेस कहिए या फिर स्पेस टाइम कहिए, क्योंकि हम स्पेस को हम टाइम का पार्ट ही मानते हैं, टाइम को स्पेस का पार्ट ही हम मानते हैं, इसलिए हम लोग मिनकॉस्की स्पेस कहते हैं, या स्पेस टाइम भी आप कह सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, स्पेस और स्पेस टाइम में कोई फर्क नहीं है। इन चीजों को आप ध्यान से समझिए। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि स्पेशल रिलेटिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक होता है जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी में क्या होता है, देखिए जनरल रिलेटिविटी में हम लोग स्पेस टाइम इसमें भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेते हैं कर्व स्पेस टाइम। तो यहाँ पे हम लोग मिनकॉस्की स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हम लोग कर्व स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे स्पेशल रिलेटिविटी में हम लोग मिनकॉस्की स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, या फिर स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं यूज करते हैं। जनरल रिलेटिविटी में कर्व स्पेस टाइम। अच्छा, मिनकॉस्की स्पेस टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमने मिनकॉस्की स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये एक फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करता है मिनकॉस्की स्पेस टाइम। और ये तो आपको पता है, ये कर्व स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ कंडीशन है, व्हेन देयर इज नो मास, जब कोई मास नहीं होगा तभी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्लैट सरफेस को। तो आई होप इतना तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए जो स्पेस टाइम जो होता है मैट्रिक टेंसर, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो कर्व स्पेस टाइम होता है वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में होता है, ये जनरल रिलेटिविटी में होता है। अच्छा, कर्व स्पेस टाइम की कुछ खास बात ये होती है कि इसमें हम लोग ग्रेविटी को भी डिफाइन करते हैं। भाई जनरल रिलेटिविटी में क्या होता है, ग्रेविटेशन को भी हम डिफाइन कर देते हैं स्पेस टाइम की हेल्प से। मतलब जो स्पेस टाइम को ज़्यादा वॉर्प करेगा, जैसे ब्लैक होल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो सब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग मिनकॉस्की स्पेस से फोकस करेंगे। तो आपको पता चल गया ये 4 डायमेंशनल होता है। अब मैट्रिक टेंसर कैसे होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैट्रिक टेंसर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ds स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 4th कोऑर्डिनेट आपका है, तो ये मैट्रिक टेंसर को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए मिनकॉस्की स्पेस कैसा होता है, मैट्रिक टेंसर। सिंपल सी बात है। तो ये मैट्रिक टेंसर मतलब डिस्टेंस, आप कह सकते हैं डिस्टेंस क्या वेक्टर में होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा, तो इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 डायमेंशनल है, तो आप कोई डिस्टेंस यहाँ पे नापते हैं तो कैसे लिखते हैं उसको आप, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, तो आप क्या कैसे लिखते थे, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते थे ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी हम लोग 4th डायमेंशन में ds स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये टाइम का कोऑर्डिनेट है ICT का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टाइम कोऑर्डिनेट, तो टाइम क्यों नहीं ले रहे हैं आप, IC क्यों लगा रहे हैं बीच में, ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे
ये सब जो है हमारी जो स्पेस कोऑर्डिनेट को स्पेस यानी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे टाइम कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए इसको डिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड और इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और यहाँ पे हम आई लगा देते हैं क्योंकि हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते, इमेजिनरी मानते हैं, तो इसलिए आई लगा देते हैं। भाई आप देखिए 3 डायमेंशन को तो विजुअलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ ये 3 डायमेंशन है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो इसका आप डिस्टेंस बता देंगे एक्स से कितना, वाई से कितना, जेड से कितना, लेकिन टाइम को विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए ICT मानते हैं। तो ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए चारों कोऑर्डिनेट को तो हम कॉपी में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कोऑर्डिनेट लेंगे, एक स्पेस का एक टाइम का। तो स्पेस वाला हम x ले लेते हैं सिर्फ, और टाइम वाला तो हमें लेना ही पड़ेगा, जो होता है ICT होता है। तो यहाँ पे y डैश बराबर y, z डैश इक्वल टू z हम मान चुके हैं। केवल हमारा अब क्या बचा x स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो i का स्क्वायर होता है -1। भाई आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा होता है, ये आयोटा का स्क्वायर -1, तो ds स्क्वायर x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर। या फिर इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे p स्क्वायर को c स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हम मान लेते हैं p, वेयर p इज डिफाइंड एज ICT। यहाँ पे p को हम ICT से डिफाइन करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई है किस तरीके से ये मैट्रिक टेंसर होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका मैथमेटिकल पार्ट और इसके डेरिवेशन को प्रोसीड करते हैं, जो कि एग्जाम में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग केवल ये इसको आप सिर्फ देखिए, तो ये देखिए ये हमारा जो है एक्सिस OX जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेस को, और ये OP जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस को, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हमने ड्रॉ किया है। अब 4 डायमेंशन हम नहीं ड्रॉ कर सकते कॉपी में, क्योंकि डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना 4 डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एनी वेरिएबल पॉइंट P इन XP प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज अनचेंज। जब कोई भी, अब देखिए जैसे ये है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल से। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, OX OP, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम चाहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म करें दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल से। तो इधर वाला एक्सिस भी रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल से। तो एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें मिल गया OH डैश OP डैश। क्लियर है भाई। यहाँ पे भी हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इस पॉइंट को मेजर कर सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इस पॉइंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस अनचेंज होगी, तो नहीं चेंज होगी, चेंज नहीं होगी डिस्टेंस सेम रहेगी ओरिजिन से, चाहे आप ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें चाहे ये वाला यूज करें। वी शैल नाउ शो दैट ए रोटेशन ऑफ XP, यहाँ पे x लिखा हुआ है, XP सिस्टम ऑफ एक्सिस गिव्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे शो करना है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं जब हम रोटेशन करते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि ये एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट के वेरिएबल से क्या करता है, एसोसिएट कर देता है, रिलेट कर देता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम शो करेंगे यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है। तो चलिए शो करते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जब हम क्या करते हैं कि रोटेट कर देते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को। चलिए शो करते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सिस OX एंड OP भी रोटेटेड, यहाँ पे मैंने आपको बताया ही है पहले से, थीटा एंगल से रोटेट करते थे। न्यू पोजीशन होता है OX एंड OP, न्यू पोजीशन OX और OP का क्या होता है, OX डैश OP डैश। वी हैव द रेडियस वेक्टर इन बोथ द सिस्टम। रेडियस वेक्टर अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो हम मान लेते हैं R है। चलिए इसको हल्का सा ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो रेडियस वेक्टर R है। तो R अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, R एक वेक्टर है तो लेंगे आप, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x डिस्टेंस से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक y डिस्टेंस है। तो इसका हम लिखेंगे x वाला, और y का कितना है, p है, तो p लिखेंगे, मतलब टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो p को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अलावा हम यूनिट वेक्टर लेंगे i कैप, इसके अलावा यूनिट वेक्टर लेंगे p कैप। कोई भी वेक्टर होता है तो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे जैसे कोई वेक्टर a है तो आप क्या लेते हैं, x के अलॉन्ग i कैप लेते हैं, y के अलॉन्ग j कैप लेते थे, और z के अलॉन्ग k कैप लेते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी i कैप x, यहाँ पे देखिए i कैप x इसका हो गया, और p कैप p इसका हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेंगे तो यहाँ पे i डैश कैप x डैश प्लस p डैश कैप p डैश, क्योंकि ये हमारा डैश वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसलिए हम लोग डैश में लिख रहे हैं, और यूनिट वेक्टर को भी हम डैश में मान रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है जो कि आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो होगा वो अनचेंज होगा ओरिजिन से, और ओरिजिन से ही हम डिस्टेंस ले रहे हैं दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इक्वल होगा। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो आपको आई जो कैप में दिख रहे हैं, आपको आई कैप, पी कैप, आई डैश कैप, पी डैश कैप, ये सब यूनिट वेक्टर हैं। एक्स और पी कोऑर्डिनेट हैं आपके। फ्रॉम फिगर वी हैव, देखिए इस फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि कैसे ये लिखा गया। तो इसको चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके आगे काम आ सकता है। तो देखिए जब हम किसी भी यूनिट वेक्टर को चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो चेंज किया, लेकिन अब हमें यूनिट वेक्टर को भी तो चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन आई कैप को हम आई डैश में कैसे लिखें, पी कैप को हम पी डैश में कैसे लिखें, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रोटेशन मैट्रिक्स का।
तो हम क्या करेंगे, अपने ओल्ड को लिखेंगे, ओल्ड जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं, ओल्ड क्या है, आई कैप पी कैप लिख दिया। फिर रोटेशन मैट्रिक्स को लिखेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स ये याद रखिएगा आप, इसका हम यूज करते हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यूनिट वेक्टर का फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। तो इसको हमने लिखा, और हम न्यू जो है हमारा आई डैश पी डैश, इसको हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो आई कॉस यहाँ पे हो जाएगा, आई डैश कॉस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इससे करेंगे तो माइनस साइन पी डैश। अब इन दोनों को हमें करना रहता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। फिर इससे देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता ही होगा, इसका करेंगे तो आई डैश साइन थीटा, फिर इससे इसका करेंगे तो प्लस पी डैश कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारा पास ये आई डैश और पी डैश की वैल्यू आई है। क्यों कैसे आई है आपको पता चल गया, रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया। तो आई डैश की वैल्यू ये हमने यहाँ से लिख के देखिए, यहाँ पे आई कैप की वैल्यू ये लिख दिया, पी कैप की वैल्यू ये लिख दिया, फ्रॉम फिगर ये हमने लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम इन वैल्यूज को, आई कैप और पी कैप की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी लिख देंगे। आई कैप की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए आप ध्यान से। और पी कैप की वैल्यू को भी हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आई कैप कॉस थीटा माइनस पी कैप साइन थीटा, और डैश रहेगा यहाँ पे दोनों जगह पे, और यहाँ पे पी कैप डैश कॉस थीटा प्लस आई कैप डैश साइन थीटा, और पी तो यहाँ पे है तो पी लगा दिया गया। इधर वाला हम उतार देंगे वैसे का वैसा ही, इस तरीके से। अब सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई ही किया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, दोनों को एक्स से और यहाँ पे दोनों को पी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बाकी सेम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आई कैप वाला को साथ में ले लेंगे, तो इसको हम साथ में लेंगे। तो आई कैप कॉमन हो गया, एक्स कॉस थीटा हमने यहाँ से लिख दिया और पी साइन थीटा हमने यहाँ से लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, पी कैप कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए आप क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स साइन थीटा, और इसको हम वैसे ही उतार देंगे। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और पी कैप के कोफिशिएंट को, पी कैप डैश सॉरी आई कैप डैश पी कैप डैश के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट ये है और इसका कोफिशिएंट ये है, तो हम लिख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। इक्वेशन 1 हो जाएगा ये हमारा। और यहाँ से हम लिखेंगे पी डैश इज इक्वल टू, देखिए पी कैप डैश का कोफिशिएंट क्या, पी डैश का हम लिख देंगे यहाँ से पी कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम इक्वेशन 3 कह देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे देखिए जब हम एंगल को रोटेट कर रहे हैं तो कितने एंगल से रोटेट करें, थीटा एंगल से। तो यहाँ पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू आई वी बाई सी। क्या मिलेगा, आई वी बाई सी। अब आप सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी कैसे, तो यहाँ पे टाइम भी आया होगा, लेकिन टाइम से टाइम कैंसिल हो जाता है, इस तरीके से टाइम से टाइम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। तो याद रखिएगा आप, tan थीटा इज इक्वल टू आई वी बाई सी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर लेट करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा बस, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू आई वी बाई सी आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन और कॉस कैसे है, वैसे इसको भी आपको याद कर सकते हैं लेकिन बताना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू आई वी बाई सी, क्लियर। अब यहाँ पे v बाई सी जो होता है वो बीटा होता है, इसको भी याद रखिएगा, अच्छा फॉर्मूला होता है, v बाई सी बीटा होता है। v जो होता है हमारे जैसे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी c स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब यहाँ पे जैसे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ से होगा आई वी और बेस जो होगा वो कितना होगा, c होगा। अगर आप हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं क्योंकि साइन निकालना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आई वी का होल स्क्वायर और प्लस बेस का यानी कि c का स्क्वायर। तो आई वी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का सी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, दैट मीन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और एच का निकालेंगे, एच स्क्वायर है तो एच का निकालेंगे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आपका आएगा। तो ये हाइपोटेनस आ गया। अब हम साइन आपको निकाल के दिखाना चाहेंगे कि साइन आखिर कैसे आया। सारी वैल्यूज आप याद नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच। पी कितना है, पी यहाँ से हमने आई वी माना है तो आई वी लिख देते हैं, और एच कितना है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ऊपर नीचे क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, सी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वी बाई सी, और नीचे हम डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट में जब सी से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई अंडर रूट के अंदर जा रहा है ना तो वो सी के ही इक्वल माना है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है। अब v बाई सी को हमने बीटा माना है, ये आप देख लीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा आई, यहाँ पे आई बीटा मतलब आप लिख दीजिए, और यहाँ पे 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये देखिए आप साइन थीटा को हमने निकाल दिया। ठीक है, जैसे कॉस थीटा भी आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेस बाई हाइपोटेनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो ये 3 वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेयर बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी। इन 3 वैल्यूज को हम यूज करेंगे आगे चल के, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए
यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम 3 1 एक्स डैश इज इक्वल टू कितना है हमारा, एक्स कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। तो एक्स को हम वैसे का वैसा लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर लिख दिया, प्लस पी हम वैसे का वैसा लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है IB/1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो IB/1 माइनस बीटा स्क्वायर हमने लिख दिया। आई यहाँ पे आयोटा वाला है, याद रखिएगा ये आई यूनिट वेक्टर नहीं है। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम तो सेम है तो लिख दिया, और ऐड करेंगे तो एक्स प्लस आई बीटा पी। यहाँ पे एक्स डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई, यहाँ पे देखिए इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ तक तो हो चुका, अब इसके आगे ये स्टेप है, तो एक्स प्लस आई और बीटा होता है V/C लिख दिया, और P जो होता है वो ICT होता है, ये हमने शुरू में ही माना था, P ICT, चौथा कोऑर्डिनेट क्या होता है, ICT तो होता है, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस VT हो जाएगा। यहाँ पे कैसे, क्योंकि हमारा C से C कैंसिल हो जाएगा, देखिए C से C कैंसिल हो गया, और I का I से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर जो कि माइनस ले आएगा यहाँ पे, क्योंकि आई स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और V2 यहाँ पे लिख दिया, तो इसलिए माइनस VT हो जाएगा। तो ये है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का पहला इक्वेशन, जिसको आप याद रखिएगा, इसको हम कह देते हैं फोर्थ इक्वेशन, और फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करेंगे सेकंड, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो P डैश इज इक्वल टू क्या, -x को -x ही लिखेंगे, और साइन थीटा हमारा होता है I/1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो I/1 माइनस बीटा स्क्वायर, क्लियर है, प्लस P कॉस थीटा होता है 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट में लिख दिया, इसको ऐड करेंगे तो P और यहाँ पे -IX बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे P डैश जो होगा ICT डैश हो जाएगा, क्योंकि P जो होता है ICT होता है, तो ICT डैश हमने लिख दिया, और यहाँ पे इसके आगे हमें ये सॉल्व करना है, तो P ICT -IX बीटा होता है V/C, और यहाँ पे 1 माइनस बीटा स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे IC से डिवाइड कर देंगे हम पूरे को, तो यहाँ पे IC हट जाएगा, और यहाँ पे नीचे एक C और आ जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे T डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए T डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस यहाँ पे हो जाएगा V.X बाई C स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, यही है हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ये इक्वेशन 4 ये इक्वेशन 5, यही हमें यहाँ पे दिखाना था। अब बीटा के यहाँ पे आप V/C रख सकते हैं, तो यहाँ पे V² बाई C स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी V² बाई C स्क्वायर हो जाएगा, जो आपने BSc में पढ़ा होगा। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनकॉस्की स्पेस का ये डेरिवेशन। इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।